अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अगले हफ्ते के लिए अब क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, और आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही खास मेहमान करा दे परिचय, सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी हैं हमारे साथ। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ तैयार। कुशल से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल, सन फार्मा के नतीजों का अनुमान बताएंगी सृष्टि शर्मा, डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे हम जानेंगे देवांशी से, कोलगेट के शेयरों में तेजी के ट्रिगर जानेंगे वरुण से, और फरवरी महीने में क्या है बाजार के बड़े ट्रिगर्स हमें बताएंगी मानसी। बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बजट से ठीक पहले और कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से हमने देखा लगातार छठे दिन बाजार मुनाफा वसूली का शिकार हुए। निफ्टी 183 अंक गिरकर 13,635 और सेंसेक्स करीब 600 अंक लुढ़ककर 46,300 के नीचे बंद हुआ। हालांकि बैंक शेयरों में लगातार दूसरे दिन खरीदारी देखने को मिली, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 207 अंक चढ़कर 30,565 पर बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा क्या कहते हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 5,931 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,443 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की। और एडिटर स्टेक के लिए सीधे अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, बाजार लगातार छठे दिन गिरकर बंद हुआ, निफ्टी 180 पॉइंट टूट गया। इस लगातार गिरावट को कैसे समझा जाए? हफ्ते के आखिरी दिन और फरवरी सीरीज की शुरुआत के पहले दिन और बजट से ठीक एक दिन पहले भारतीय बाजारों में आज दमदार एक्शन दिखा, और एक्शन दिखा दोनों ही तरफ, मजबूती का भी और अच्छी खासी कमजोरी का भी। और दिन भर भारतीय बाजार ऊपर नीचे भारी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करते हुए दिखे, और जब बंद हुए तो बेहद इंटरेस्टिंग। जी हाँ, निफ्टी बंद हुआ दिन की निचले स्तरों पर जाकर, और 5 दिनों से जो कमजोरी चल रही थी वो और आगे बढ़ती हुई दिखी। लगातार छठे दिन बाजार कमजोर बंद हुए। इस हफ्ते 5 के 5 दिन लाल निशान में बंद हुए। तो बजट के पहले की थोड़ी नर्वसनेस और इसके साथ ही डाउ फ्यूचर्स में 300 अंकों की कमजोरी, ये दो ऐसी बातें थी जिनके चलते बाजार पर दबाव दिखा। ऑफकोर्स कल एक्सपायरी के दिन एफआईआईज की तरफ से कैश में और फ्यूचर्स में अच्छी बिकवाली के आंकड़े आए थे, थोड़ा वो भी प्रभाव था। लेकिन बैंक निफ्टी इसके ठीक विपरीत पिछले 2 दिनों से कल भी और आज भी लगातार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। तो बिल्कुल विपरीत ट्रेड दिखा, और एक बार तो दिन के दौरान बैंक निफ्टी 31,000 के पार भी पहुंचा। आज निफ्टी ने 13,700 का लेवल तोड़ा, 13,600 तक भी पहुंचा, और फाइनली क्लोजिंग एकदम कमजोरी के साथ होती दिखी है। तो बजट की थोड़ी नर्वसनेस है और उसके साथ ही ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी है, ये दो फैक्टर बड़े थे जिनके चलते बाजारों पर दबाव दिखा। नतीजों के लिहाज से भी सीजन बड़े जोरों पर चल रहा है, लेकिन अब नतीजों में कोई ऐसा बड़ा तगड़ा रिजल्ट आता नहीं दिख रहा जो कि बाजार के मूड को बहुत संभाल सके। उम्मीद के मुताबिक नतीजे आ रहे हैं, और जहां भी उम्मीद के मुताबिक नतीजे वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग होती दिख रही है। तो एक साथ कई सारे फैक्टर्स, वीकेंड सेशन, ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी, बजट से ठीक पहले का माहौल, तो इन सब के चलते थोड़ा सावधानी भरा माहौल देखने को मिला। और मिक्स सा ट्रेड, जहां बैंक निफ्टी लगातार दूसरे दिन मजबूत और निफ्टी लगातार छठे दिन कमजोर। ये तो अनिल जी ने बताया कि आज बाजार के मेन ट्रिगर्स क्या रहे हैं। अब सोमवार को क्योंकि बजट है और कैसा इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम देखेंगे बाजार में, ये समझिए अनिल जी आपसे एक बार फिर से। अब कहां पर सबसे ज्यादा आज बाजार में एक्शन देखने को मिला है, जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं। आशीष, जरा बताएं आज, चलिए कुशल का रुख कर लेते हैं। कुशल, जरा बताएं सबसे ज्यादा एक्शन कहां था बाजार में आज? जी,
तो बजट के पहले ये आखिरी ट्रेडिंग सेशन जो है हमें देखने को मिला और यहाँ पर भी गिरावट का दौर जो है साफ जारी रहा। निफ्टी में लगातार छठे दिन बिकवाली नजर आई। हालांकि बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो दूसरे दिन लगातार यहाँ पर हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ। पर कहीं ना कहीं आप देखिए ऑटो स्पेस से सबसे बड़ा दबाव आता नजर आया, जिसमें अगर आप निफ्टी में लूजिंग ग्राउंड्स देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डीज नतीजों के बाद गिरावट दिखाता हुआ दिखा। साथ ही मारुति सुजुकी में भी 5% की गिरावट रही। हीरो मोटोकॉर्प भी दिन के दौरान 4% लुढ़कता हुआ नजर आया और सैप इंडिया के माफ कीजिएगा सैप के साथ जो टाटा स्टील का करार होने वाला था वो डील कॉल ऑफ होने के बाद टाटा स्टील में भी 4% की गिरावट दिन के दौरान देखने को मिली। पर निफ्टी में गेनिंग ग्राउंड जिसमें बने बैंकिंग स्पेस जो है क्लियरली उसको लीड करता हुआ नजर आया। साथ ही फार्मा स्पेस की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर तो गिरावट थी ही, पर ऑटो स्पेस यहां पर सबसे ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिली। इंडेक्स वाइज अमर राजा बैटरीज, बजाज ऑटो, अपोलो टायर्स जैसे स्टॉक्स जो है 3 से 4% तक लुढ़कते हुए नजर आए। यही नहीं, अगर आप IT स्पेस को भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी बिकवाली का दौर हावी रहा। जिस तरह की तेजी इनमें बनी थी यहाँ पर अब कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिसमें विप्रो जो था टॉप लूजर निकल कर आया। साथ ही मेटल स्पेस यहां पर भी बिकवाली नजर आई। ग्लोबल संकेत की वजह से कहीं ना कहीं JSPL, JSW स्टील जैसे स्टॉक जो थे कमजोर होते हुए नजर आए। फार्मा स्पेस की जिसकी मैं बात कर रहा था तो औरोबिंदो फार्मा, लुपिन जैसे स्टॉक यहां पर बिकवाली का दबाव साफ देखने को मिला। पर BFSI स्पेस यहां पर आउटस्टैंडिंग जो है परफॉर्मेंस आज के सत्र में भी बनती हुई दिखी। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 600 साढ़े 600 पॉइंट तक ऊपर जाता हुआ दिखा इनकी बढ़त के साथ। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो TVS मोटर्स, राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में बेहतरीन नतीजों के बाद जो है ये कॉल दिया गया था। साथ ही मारुति पर सचित जी का सेल कॉल भी आया। अमर राजा बैटरीज पर भी सचित जी ने ही आपको कॉल दिया था। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जी के हिट कॉल्स भी एकदम हिट रहे। बाजार अब जो है बजट का इंतजार कर रहा है, तो देखते हैं बजट में क्या निकल कर आता है और उसके बाद बाजारों का रिएक्शन क्या आता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल कुशल बाजार पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। तो फिलहाल यहाँ पर बजट से पहले काफी ज्यादा एक्शन बाजार में देखने को तो मिल रहा है, लेकिन हाँ गिरावट जरूर देखी गई। सीधे हमारे आज के खास मेहमान विकास सेठी जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, अब बजट से पहले लगातार छठे दिन हमने देखा है गिरावट का माहौल बाजार में। अभी फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं लगातार बाजार में बिकवाली हो रही है और खास करके FIIs के फिगर्स काफी नेगेटिव आ रहे हैं। आज भी उन्होंने बहुत बड़ी एक बिकवाली की, कैश मार्केट में बिकवाली करी है और उसका सबका एक जो हम उसका एक रिजल्ट देख रहे हैं कि बाजार में एक भारी बिकवाली चल रही है और इंटरनेशनल क्यूज भी काफी वोलेटाइल है और नेगेटिव भी है। तो मुझे लगता है बाजार में थोड़ा कॉशियस बिल्कुल रहना, और सामने सोमवार को एक बड़ा इवेंट है और उसका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा बाजार के आगे के चाल के ऊपर। तो मुझे लगता है एक्सट्रीमली वोलेटाइल रहेंगे आने वाले वीक में बाजार, और वंस द बजट इज आउट फिर विल टेक अ कॉल। और FIIs की जो बिकवाली है उसमें भी फिर अगर बजट के बाद ठहराव आता है तो आई थिंक विल बी ऑन कोर्स टू रीगेन द अर्लियर हाइज। बाकी बाजार में एक्सट्रीम क्वेश्चन और वोलेटिलिटी को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और विकास जी, अब सोमवार का दिन तो इम्पोर्टेंट है ही। अब उस दिन किसी को खरीदारी करनी हो तो इंट्राडे पिक आप कौन सी सजेस्ट करेंगे? और इनफैक्ट पूरा हफ्ता ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हफ्ते भर की खरीदारी, पोजिशनल व्यू कहां रखें? हाँ नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए वैसे तो बजट के पहले खरीदना नहीं चाहिए बिकॉज बजट एक बड़ा इवेंट है और उसके बाद बाजार की चाल का पता चलेगा। बट अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हो तो मुझे लगता है जिस तरह से पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस पे फोकस रहा है पिछले 2 दिनों से, और आज जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसके मुताबिक भी हो सकता है बजट में सरकार या फाइनेंस मिनिस्टर जो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए रिकैपिटलाइजेशन का ऐलान करे और भी कुछ ऐलान कर सकती है। तो मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस पे ही थोड़ा बेट कर सकते हैं और वहां से बैंक ऑफ बड़ौदा करंट लेवल से अच्छा लग रहा है, जो कि आज 68 के आसपास बंद हुआ है। नतीजे आए थे कल, बेहद ही दमदार नतीजे थे और उसके बाद हमने देखा जो नॉर्मली देखा जा रहा है कि अच्छे नतीजों के बाद भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती है। स्टॉक अपने हाइट से काफी पिटा है। बट मुझे लगता है अगर बजट पॉजिटिव रहा तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छे मौके हो सकते हैं। तो यहाँ पे 68 रुपये में खरीदारी करने की सलाह है और मेरा मानना है कि हो सकता है सोमवार को हम 73 तक के लेवल देखें। सिर्फ स्टॉप लॉस रखना है 66 रुपये का, 66 रुपीज। और बाकी अगर किसी का पोजिशनल व्यू है तो मुझे लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस करंट लेवल पर बिल्कुल खरीदा जा सकता है। फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है। आज इसके नतीजे भी बहुत ही दमदार थे और स्टॉक में हाल ही में करेक्शन भी हुआ। और वैसे भी अगर आप इसके
पीएस से कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सस्ता है। जैसे कि एचडीएफसी से कंपेयर करें तो काफी सस्ता नजर आता है। और ये भी जो सेक्टर है सरकार के फोकस में है। बजट में हाउसिंग को बूस्ट करने के लिए कई कदम एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और उसका फायदा हाउसिंग फाइनेंस को रहेगा। तो मुझे लगता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो कि आज 395 के लेवल पे बंद हुआ है, यहाँ पे खरीदारी करें। और पोजिशनली मेरा इसमें 425 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 380 रुपए। जी चलिए, तो इंट्राडे पिक और हफ्ते भर की खरीदारी की बात हो गई। कुछ नतीजों की भी बात कर लेते हैं, जो नतीजे आए हैं या नतीजे आने वाले हैं। जरा समझते हैं। सन फार्मा दिसंबर तिमाही के नतीजे पेश करने वाली है। सृष्टि जरा हमें अब बताने वाली है सन फार्मा क्या माहौल नजर आ रहा है सन फार्मा में, बताइए सृष्टि। आज लगभग सभी फार्मा कंपनियों के विपरीत सन फार्मा की चाल देखने को मिली और इसकी वजह थी उसके दमदार नतीजे। सभी पैमानों पे अनुमान से काफी बेहतर नतीजे आए सन फार्मा के। अगर इनके मुनाफा देखें तो सालाना आधार पर वहां पे इनका मुनाफा दुगना होता हुआ नजर आया। जहां पे मार्केट्स अनुमान कर रहा था कि 12,050 करोड़ का कंपनी मुनाफा दर्ज करेगी, उसके मुकाबले 1852 करोड़ का कंपनी का मुनाफा आते हुए देखा। वहीं अगर इनकी आय की बात करें तो 8,700 करोड़ के अनुमान के मुकाबले कंपनी का मुनाफा 8,836 करोड़ आता हुआ दिखा। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा देखें तो सालाना आधार पर वहां पे 31% की ग्रोथ के साथ कंपनी का कामकाजी मुनाफा 2,405 करोड़ रहा। वहीं कंपनी के मार्जिन्स जो हैं 21.5% से बढ़कर 27% से भी ज्यादा के दिखे। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर था इनकी यूएस की ग्रोथ। आपको याद होगा कुछ समय पहले सन फार्मा की जो सब्सिडरी है टैरो फार्मा, उसके नतीजे आए थे जहां पे उनका मुनाफा टैरो फार्मा का 50% से भी ज्यादा गिरते हुए दिखा था। तो मार्केट्स को आशंका थी कि किस तरीके के नंबर्स आएंगे यूएस की सेल से, पर सन फार्मा ने सालाना आधार पर 7% की ग्रोथ दी है यूएस की आय में। कंपनी का कहना है कि जो इनकी स्पेशलिटी दवा बिक्री है वो उसमें जो उसका ट्रेंड है वहां पे लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो यूएस की आय है वहां पे 7% की ग्रोथ है। मार्केट्स का अनुमान था कि 2% तक की ग्रोथ आएगी, तो वहां पे भी एक आउट परफॉर्मेंस आते हुए देखा। साथ ही उनका कहना है कि जो इनकी सोराइसिस की एक अहम दवा है इल्यूमिया, उसकी अगर 9 महीने की बिक्री देखें तो वो पिछले साल से भी ज्यादा अधिक हो गई है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग कमेंट्स के चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अगर घरेलू आय की बात करें तो वहां पे करीब 9.5% की बढ़त देखने को मिली, अनुमान के मुताबिक था। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की मार्केट्स की बात करें तो वहां पे 11% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली सन फार्मा के नतीजों में। तो हर पैमाने पे दमदार नतीजों के चलते आज सन फार्मा के स्टॉक में तेजी थी। तो सन फार्मा के नतीजे आए, शानदार तेजी भी हमें स्टॉक में देखने को मिली। डॉक्टर रेड्डीज ने भी अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे पेश किए। हमारे साथ देवांशी हैं डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे बताने के लिए। बताएं देवांशी। डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे इतने अच्छे या इतने शानदार आते हुए नहीं दिखे इस तिमाही में। आप देखिए, अगर आप देखिए जो आय है, कामकाजी मुनाफा, मार्जिन्स अनुमान के मुताबिक ज़रूर आते हुए दिखे हैं लेकिन लोअर साइड पर। और साथ ही अगर मुनाफे की बात करें तो इस बार केवल 20 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। पिछले साल कंपनी को करीब 600 करोड़ का घाटा आता हुआ दिखा था, लेकिन वो इसलिए क्योंकि एक इम्पेयरमेंट चार्ज आता हुआ दिखा था 1320 करोड़ का। और इस बार भी हमने देखा करीब 600 करोड़ के इम्पेयरमेंट चार्जेस थे। इसी के चलते जो मुनाफा है वो केवल 20 करोड़ के पास आते हुए दिखे हैं। आप एडजस्टेड मुनाफे भी अगर देखें तो इस बार अनुमान से कम ही मुनाफा आता हुआ दिखा है डॉक्टर रेड्डीज का। लेकिन उसकी मेजर वजह ये थी कि जो नॉर्थ अमेरिका की बिक्री है वो अनुमान से काफ़ी कम आती हुई दिखी है। अनुमान था करीब 15% तक की बिक्री बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन उसके सामने केवल 9% बिक्री इस बार बढ़ती हुई दिखी है। घरेलू आय जो है वो काफ़ी अच्छी आती हुई दिखी है। जो वोखार्ड का पोर्टफोलियो इन्होंने अधिग्रहण किया है, इसके चलते 25% तक की ग्रोथ आती हुई दिखी है। यूरोप में अनुमान के मुताबिक हमने देखा 34% तक की ग्रोथ आती हुई दिखी है। लेकिन जो पीएसआई सेगमेंट है यहाँ से काफ़ी उम्मीदें थी, सीक्वेंशली यहाँ पे काफ़ी डिक्लाइन आता हुआ दिखा है और ग्रोथ भी हमें देखने नहीं मिली। और इसी के चलते इस बार मार्जिन्स और साथ ही जो आय है इस पर भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। अब देखिए टैक्सेस भी इस बार काफ़ी ज़्यादा थे, इसके चलते भी मुनाफे पर काफ़ी असर आता हुआ दिखा है। जो इनके कामकाजी खर्च जो थे वो भी इस बार सीक्वेंशली बढ़ते हुए दिखे, इसका भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। और साथ ही कंपनी का ये कहना था कि जो स्पुतनिक वैक्सीन है उसके ट्रायल्स अनुमान के मुताबिक ही चल रहे हैं, अपडेटेड हैं कंपनी यही और सही दिशा में फ़िलहाल कंपनी कामकाज करती हुई दिख रही है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो जो आय और मार्जिन है वो अनुमान के मुताबिक ज़रूर आते हुए दिखे लोअर साइड पर, लेकिन जो मुनाफा है वो अनुमान से काफ़ी कम आता हुआ दिखा है इस तिमाही में 617 करोड़ पर। तो ओवरऑल जो नतीजे वो इतने अच्छे नहीं हैं।
शुक्रिया देवांशी और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। आइए अब जानते हैं फरवरी महीने में कहां रहेगी बाजार की नजर, कौन से अहम इवेंट्स है, कौन से अहम ट्रिगर्स रहेंगे। सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी मानसी दवे का। मानसी, जरा बताएं फरवरी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स। जी बिल्कुल, देखिए नई सीरीज में कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जिस पर नजर रखनी होगी। 1 फरवरी के दिन 11 बजे बजट पेश होगा। साथ ही जनवरी ऑटो बिक्री के आंकड़े भी इस दिन आते हुए दिखेंगे। L&T फाइनेंशियल सर्विसेज का राइट्स इश्यू इस दिन खुलेगा। 2 फरवरी के दिन इंडिगो पेंट्स की लिस्टिंग होने जा रही है। 117 गुना भरा था ये इश्यू, लिस्टिंग पर फोकस रहेगा। 3 फरवरी को होम फर्स्ट फाइनेंस की लिस्टिंग होगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक भी 3 फरवरी से शुरू हो जाएगी। ब्रुकफील्ड इंडिया रीट का 3,800 करोड़ का IPO जो है वो भी 3 फेब से खुलने जा रहा है। 5 फरवरी के दिन RBI की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। ब्रुकफील्ड इंडिया रीट का IPO इस दिन बंद हो जाएगा। स्टोवक्राफ्ट की लिस्टिंग इस दिन होने वाली है। साथ ही स्पेक्ट्रम नीलामी में टेलीकॉम कंपनियों की बोली का ये आखिरी दिन होगा। 9 फरवरी का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय एयरटेल MSCI फरवरी रिव्यू का हिस्सा इस दिन हो जाएगी। 10 से 11 फरवरी पर फोकस कीजिएगा। फोर्टिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई इन 2 दिनों में होने की संभावना है। 12 फरवरी फ्यूचर रिटेल Amazon डील पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। साथ ही दिसंबर IIP और जनवरी CPI के नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे। 15 फरवरी का दिन GST एंटी प्रॉफिटियरिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, इसलिए फोकस में रहेगा। साथ ही L&T फाइनेंशियल सर्विसेज का राइट्स इश्यू इस दिन बंद हो जाएगा। 17 फरवरी के दिन ब्रुकफील्ड इंडिया रीट की लिस्टिंग हो जाएगी। 19 फरवरी को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कंपनियों की बोली लगाने की अंतिम तारीख होगी और अंत में 25 फरवरी का दिन, महीने का आखिरी गुरुवार, फरवरी सीरीज का आखिरी दिन होगा। ये जी बहुत शुक्रिया। ये थे मानसी ने बताएं फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के BK शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। सोमवार के लिए कौन से ऑप्शन बताएंगे आप दर्शकों के लिए? जी नमस्ते स्वाति जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को और खासकर इस सेगमेंट के दर्शकों को। तो 2 ऑप्शन हैं, एक तो कैनरा बैंक और दूसरा है कैडिला। पर ये जो ऑप्शन अभी बताए गए हैं इनका कोई मायने खास नहीं है, बिकॉज सब कुछ निर्भर करेगा आपके बजट के ऊपर। ठीक है, तो वो तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अलग ही होंगी। तो यहाँ पे फिर भी कैनरा बैंक स्ट्रांग लगता है। यहाँ पे करीब 3% की OI में इंटरेस्ट देखा गया है और यहाँ पे लॉन्ग बने लगते हैं। तो 135 की कॉल 8 रुपए 70 पैसे पे ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे 6 रुपए 50 पैसे का, इसका टारगेट रहेगा 12 रुपए। कैडिला ऑन द अदर हैंड हैज सीन शॉर्ट बीइंग एडेड, करीब 7% के शॉर्ट ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे आप फरवरी की 450 की पुट खरीद सकते हैं 20 रुपए पे। स्टॉप लॉस रहेगा 17 रुपए, टारगेट रहेगा 25 रुपए। अगर दोनों में से एक पे जाना हो तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आप बजट वाले दिन खासकर कैनरा बैंक पे ध्यान दें। कैडिला को शायद आप जाने दें, बिकॉज वो सेगमेंट उस दिन कुछ भी ऐसा समाचार आ सकता है कि जो स्टॉक को शॉर्ट करने में दिक्कत हो सकती है। हैव अ नाइस वीकेंड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द बजट। थैंक यू, जय हिंद। आइए अब जानते हैं सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाए। अनिल जी के पास सीधे चलता है। अनिल जी, अब सोमवार का दिन काफी इंपॉर्टेंट बजट है, अब स्ट्रैटेजी क्या रहे और किन लेवल्स पर नजर रहे? जहां तक सोमवार के ट्रेडिंग सेशन का सवाल है, 2 भागों में बांटिए। पहले 11 बजे तक वित्त मंत्री का भाषण शुरू होने के पहले तक का और उसके बाद का देखते हैं क्या कुछ होता है बजट में, जो कुछ निकल कर आता है। तो जहां तक पहले का सवाल है, बाजार 13,500 13,550 के आसपास निफ्टी पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ऊपरी स्तर पर 13,850 13,900 ये वो रेंज होगी जहां पर जाकर बाजार अटकता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी के लिए 30,000 के आसपास 30,200 के आसपास सपोर्ट की कोशिश होगी। तो 31,000 31,200 बैंक निफ्टी के लिए लेवल ऊपर की तरफ का होगा। लेकिन अल्टीमेट एक्शन जो होगा वो बजट के बाद का होगा। देखना होगा बजट में किस तरह का एक्शन वित्त मंत्री की तरफ से होता है, क्या ऐलान होते हैं और उस पर बाजार का क्या रिएक्शन होता है, वो आगे चलते हुए बाजार की दशा तय करेगा। एक दिक्कत और है, वो ये कि अब ग्लोबल मार्केट से भी थोड़े कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। दूसरा ये कि एफआई ने अपनी बड़ी खरीदारी से थोड़ा सा हाथ रोका है। तो
फिलहाल सोमवार के लिए ये 2 फैक्टर शायद कम प्रभावी होंगे, लेकिन उसके बाद वापस से आपको इन 2 फैक्टर्स में भी सुधार देखना होगा। लेकिन सोमवार के लिए 11 बजे तक के लिए ये रेंज काफ़ी रहेगी। 11 बजे के बाद देखते हैं बजट की स्पीच में क्या कुछ होता है और उसके बेसिस पर बाजार अपनी आगे की दशा तय करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अनिल जी, शो में शामिल होने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी जरा समझते हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान से। श्रीकांत जी बहुत स्वागत है आपका शो में। सोमवार का दिन अहम दिन, बजट है, साथ ही ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां बनाएं? बिल्कुल देखिए, वैसे बजट अगर रहता है तो मार्केट काफी वॉलेटाइल हो जाता है, तो हमें लगता है कि जो डिफेंसिव सेक्टर है जहाँ पे एक्शन हो सकता है वो है फार्मास्यूटिकल, और उसमें सन फार्मा का जो क्लोजिंग है वो काफी अच्छा है इस वीक का। काफी अच्छे नंबर्स भी उसने दिए हैं, और टेक्निकल फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर 590 के कॉल ऑप्शंस अगर हम बाय करते हैं जो 28-30 रुपए के करीब ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें लगता है कि अच्छी तेजी मिल सकती है। तो 28 से 30 रुपए के करीब सन फार्मा के 590 के कॉल ऑप्शंस बाय करने हैं, खरीदने हैं। हमें टारगेट रखना है 60 रुपए का, और हम स्टॉप लॉस रखेंगे 14 रुपए के करीब का। जी बहुत शुक्रिया सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए श्रीकांत जी आपका। और अंत में विकास जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रखनी हो तो कौन सी पिक सजेस्ट करेंगे आज? बिल्कुल स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो स्टॉक आज मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ वो बजट से भी प्रभावित होगा। कंपनी का नाम है GNFC, एक बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटली साउंड एक फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनी है। ये भारत की लीडिंग TDI बनाने वाली कंपनी है जिसका 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है। फिर जिस तरह से रूरल इकोनॉमी ने किया है, अच्छा मंसूर हुआ है, और फिर बजट में ये मानना उचित होगा कि सरकार का फोकस एग्रीकल्चर पे रहना है, रूरल इकोनॉमी पे रहना है, तो मुझे लगता है इस तरह की कंपनी को उसका फायदा होगा। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता ये कंपनी ट्रेड करती है, करीबन 6 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। पिछले साल डिविडेंड दिया 5 रुपए का, जो कि डिविडेंड यील्ड होती है अराउंड 2.4%। इसके भी नतीजे आने वाले हैं 4 फरवरी को, यानी कि गुरुवार को, और मेरा ये मानना है कि नतीजे इस तिमाही के दमदार रहेंगे। और बाकी ये कंपनी नीम बेस्ड FMCG प्रोडक्ट्स भी बनाती है, तो ऑल इन ऑल ये 210 के लेवल पे ये स्टॉक अच्छा लगता है। और आज खबरें भी थी कि इनके कुछ प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी हाइक हो सकती है, इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव रहेगा। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है, और मुझे लगता है 9 से 12 महीने में 275 तक के लेवल आ सकते हैं, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह है। लंबी अवधि की खरीदारी GNFC में करने की सलाह विकास सेठी की। बहुत शुक्रिया सर, आप शो में शामिल हुए आज, और साथ ही तमाम हमारे सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए शो में बस इतना ही। सोमवार को है बड़ा दिन, बजट की कवरेज के लिए आप जरूर जुड़िए सिर्फ जी बिजनेस के साथ। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।